और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। इस टॉपिक में हम इंडिया के और उसके पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिलेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स के साथ। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते एक अच्छे नोट पे शुरू हुए थे क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी थी बांग्लादेश की, मिलिट्री वाइज भी और पैसे भी खूब दिए थे। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर पानी पे हमेशा डिस्प्यूट्स रहते हैं इंडिया और बांग्लादेश में। और इंडिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश है क्योंकि बांग्लादेश से काफ़ी इलीगल इमिग्रेशंस होते हैं इंडिया में, और जब बांग्लादेश को कहा जाता है तो बांग्लादेश मना कर देता है कि ये हमारे नागरिक नहीं है। बांग्लादेश सपोर्ट करता है एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको। हालांकि ये ओपनली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर ये एंटी इंडियन ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इन पे जब एक्शन की बात आती है तो बांग्लादेश कुछ नहीं करता, बस मना कर देता है, एक न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। इंडिया का जो मेनलैंड है और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक बहुत पतली सी कॉरिडोर है, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किल होती है अपनी मिलिट्री वहाँ भेजने के लिए। तो कई बार हम बांग्लादेश की हेल्प ले लेते हैं, उनकी टेरिटरी यूज़ कर लेते हैं अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को सप्लाई करने के लिए वहाँ पे। बांग्लादेश इस चीज़ के लिए काफ़ी बार मना कर देता है कि हम अपनी टेरिटरी यूज़ नहीं कर देंगे। और तो और हम म्यांमार से नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, तो जो म्यांमार एक्सपोर्ट करता है हमें, वो भी बांग्लादेश की टेरिटरी को यूज़ करके ही हमारे तक एक्सपोर्ट करवा पाता है। तो बांग्लादेश इस चीज़ के लिए भी काफ़ी बार मना कर देता है म्यांमार को कि हम तुम्हें अपनी टेरिटरी यूज़ नहीं करने देंगे इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। वहीं बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को वो एक रीजनल बुली की तरह देखता है, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में एक मेजर पावर है। इंडिया का इकोनॉमिक डोमिनेंस सबसे बड़ा है साउथ एशिया में, तो इसीलिए श्रीलंका इंडिया को सस्पिशियस नज़रों से देखता है। श्रीलंका का यह कहना है कि जो चितंगोंग हिल्स है उसमें इंडिया एनकरेज करता है रेबेलियंस को। ये चितंगोंग हिल्स यहाँ पे है। इस एरिया में बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं और हिंदू लोग भी रहते हैं। जैसे बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है, तो इन लोगों के खिलाफ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो श्रीलंका कहना है कि इनको फ्यूल अप करने का काम इंडिया करता है, इनको एनकरेज करता है इंडिया। और बांग्लादेश ये भी कहता है कि इंडिया ट्रेड में अनफेयर मीन्स यूज करता है। डिस्प्यूट्स के बावजूद भी कुछ कोऑपरेशंस भी हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं 20 सालों के अंदर। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसका नया नाम अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है 2014 के बाद से, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बांग्लादेश। इस पॉलिसी के अंदर इंडिया ना अपने आप को लिंकअप करना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, म्यांमार के थ्रू। तो इसके अंदर बांग्लादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया को कनेक्ट करने के लिए बाकी इन साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं दोनों देश। जैसे सुनामीज और अर्थक्वेक्स आते हैं तो इनके आने के बाद दोनों देश आपस में एक दूसरे की मदद कर देते हैं। 2015 के अंदर हिस्टोरिकल चेंज हुए थे दोनों देशों के बीच में। इन दोनों देशों के बीच में कुछ एनक्लेव्स एक्सचेंज हुई थी। एनक्लेव्स क्या होते हैं कि जैसे बांग्लादेश के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इंडिया की मेन टेरिटरी के बीच में लाई करते हैं, मतलब चारों तरफ उसके इंडिया है और बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है जो बांग्लादेश का है। वैसे ही कुछ टुकड़े इंडिया के भी बांग्लादेश में, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई ये तुम रखो, ये हम रख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना उनमें, इलेक्ट्रिसिटी भेजना, उनमें नेटवर्क प्रोवाइड करना, पानी वगैरह सप्लाई करना, फूड सप्लाई करना, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों देशों को। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में बताया गया है इसके आगे। इंडिया और नेपाल का रिलेशंस भाई सही में काफ़ी सही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ट्रैवल करने के लिए या कुछ काम करने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेपाल और चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी इरिटेटिंग है इंडिया के लिए, क्योंकि नेपाल अब धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट बढ़ा रहा है चाइना के अंदर, क्योंकि नेपाल एक बैरियर है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में। अगर नेपाल नहीं होता तो इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर बन जाता चाइना का, जो काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स की जड़ होता है। जो माओइस्ट मूवमेंट्स होते हैं नेपाल में, उनकी वजह से इंडिया में बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट ग्रुप्स राइज हुए। नेपाल का ये कहना है कि इंडिया इंटरफेयर करता है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में। और जैसे तुम्हें पता होगा नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब ऊपर उसके चाइना और नीचे और चारों तरफ इंडिया है, तो नेपाल के पास कोई सी रूट्स नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो नेपाल ये कहता है कि हमें सी ट्रेड्स करने के लिए इंडिया अपनी टेरिटरी यूज नहीं करने देता। इन सब चीज़ों के बावजूद भी दोनों देश ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रिवर्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एटसेट्रा के ऊपर बढ़िया तरीके से कोऑपरेट करती हैं।
हाँ, नेपाल में अभी अभी डेमोक्रेसी आई है, अभी उसने 2015 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नया, तो यही उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम पे इंडिया के इंटरेस्ट में ही नेपाल काम करेगा। इसके आगे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस की बात की गई है। इन दोनों देशों के बीच में जो मेन रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया के लिए चुप रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब तमिल्स के खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है श्रीलंका के अंदर या उनको मारा जाता है तब। जैसे 1987 में इंडिया ने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स भेजी थी श्रीलंका में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इस फोर्स का काम यही था कि वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करे श्रीलंकन आर्मी और लिट्टे के बीच में। हालांकि 1989 में वापस बुला लिया गया था इंडियन जो मिलिट्री ट्रूप्स भेजी गई थी बिना उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किए हुए। ये एक बहुत बड़ा फेलियर था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसी वजह से उसके बाद से इंडिया और श्रीलंका दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करते इतने ज़्यादा, इनके बीच में एंगेजमेंट नहीं है। अब दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस भी हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं दोनों देशों ने। और जैसे श्रीलंका में कभी सुनामी आता है तो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इंडिया ने काफ़ी मदद करी हुई है। इस वजह से इमोशनल अटैचमेंट भी है कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के लोगों के बीच में। इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, कभी इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। जैसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं नेपाल और बांग्लादेश से, तो उनको एक्शंस लेने के लिए कुछ कहा जाता है तो वो न्यूट्रल बिहेव करती है, उन पर कुछ खास एक्शंस नहीं लेती। लेकिन जब कोई भूटान से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसके ऊपर भूटान काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, उनको टेररिस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। भूटान से इंडिया काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है जो एक इकोनॉमिक एड है भूटान के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, हाँ वो बात अलग है कि डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, लेकिन प्रोडक्शन की कमी नहीं है। जो गाँव में बिजली नहीं पहुंच पाती उसका कारण डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। ये नहीं है कि इंडिया बना ही नहीं पाता है, इंडिया बना पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूटान से खरीदते हैं, क्योंकि भूटान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप्स की बात आती है। तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप्स की बात करें तो मालदीव्स एक छोटा सा आइसलैंड टाइप देश है, एक छोटा सा ही। हम दोनों के बीच ना काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से ही। जब ये मालदीव्स एक सल्तनत था जब तब भी अच्छे रिलेशंस थे, और आज जब ये मल्टी पार्टी सिस्टम है तब भी अच्छे रिलेशंस हैं। नवंबर 1988 में मालदीव्स में एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे एक बिजनेसमैन हुआ करते थे अब्दुल्ला लुत्फी। इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की, तमिल मशीनरीज की मदद ली इन्होंने श्रीलंका से। मर्सनरीज वो लोग होते हैं जो पेड वॉरियर्स होते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे तुम हमारे लिए लड़ो, तो उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश करी। तो मालदीव्स ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि हम इस इन्वेजन को रोको, तो इंडिया ने तुरंत एयरफोर्स और नेवी की मदद से इस चीज़ पर रिएक्ट किया और इस इन्वेजन को रोका। तो ये कहीं ना कहीं एक डीप रूट इस्टेब्लिश कर देता है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप्स के अंदर। इंडिया काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जैसे टूरिस्ट वगैरह होते हैं, जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स है मालदीव्स के लिए, वो इंडिया के ही ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे। इस टॉपिक के ओवरव्यू की बात करें तो इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो इंडिया को सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, या इंडिया की जो साइज है वो सबसे बड़ी है साउथ एशिया में। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने नेबरहुड कंट्री से एक्सप्लॉइटेड फील करता है। इंडिया को काफ़ी सारी एड्स देनी पड़ती है और काफ़ी नरम दिल्ली दिखानी पड़ती है ताकि ये चाइना के साथ इसके अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो जाए। साउथ एशिया में इंडिया और उसके नेबरहुड कंट्रीज के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके अलावा भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जैसे नेपाल और भूटान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, भूटान म्यांमार के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत बार। वहीं बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। पीस एंड कोऑपरेशन। साउथ एशियन कंट्रीज़ ने सोचा कि हमारे बीच में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको हम खुद ही सोल्व करते हैं, बाहर की पावर्स को क्यों डोमिनेट होने दें अपने ऊपर। तो उन्होंने एक रीजनल एसोसिएशन बनाया, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके थ्रू साउथ एशियन कंट्रीज आपस में एक कोऑपरेशन और बॉन्डिंग इवोल्व करना चाहते हैं। सार्क मेंबर्स ने साइन किया साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और प्रॉमिस किया कि हम फ्री ट्रेड जोन्स बनाएंगे पूरे साउथ एशिया के लिए। ये 2004 में साइन किया गया था, लेकिन ये इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2006 को। साफ्टा का बेसिक एम है ट्रेड ट्रैफिक्स को लोअर डाउन करना। इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज का मानना है कि इंडिया साफ्टा के थ्रू उनके मार्केट्स में इन्वेड करना चाहता है और उनकी सोसाइटीज़ और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है कमर्शियल वेंचर्स और कमर्शियल प्रेजेंस के थ्रू। वहीं इंडिया का मानना है कि इसकी वजह से सभी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और जो देश फ्रीली ट्रेड करते हैं उनके लिए आसान होता है पॉलिटिकल इश्यूज़ पर कोऑपरेट करना।
क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशंस की वजह से ही पॉलिटिकल रिलेशंस बनती हैं। जिन देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होते हैं उन देशों में अपने आप ही पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे बन जाते हैं। ये सब पहले हुआ करता था कि जिस देश के साथ हमारी बनती नहीं है तो हमेशा से ही नहीं बनेगी। आज ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ भी अगर हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे बनते गए तो हम भी एक बढ़िया दोस्त बन जाएंगे आगे फ्यूचर में।